बिनसर महादेव की जय। आज 22 जून 2026 की शाम ढलती हुई मैं शाकम सिंह रमोला, ग्राम भैड़गांव मल्ला। यह है हमारा खूबसूरत गांव पट्टी चौथान, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। आजकल हमारे यहाँ पे खेतों में लोग निराई गुड़ाई कर रहे हैं। ये देखिए, मंडुआ यानी रागी बो रखा है इन खेतों में, जहाँ की अभी ये निराई गुड़ाई हो रही है। दो हिस्सों में गांव की खेती बटी हुई है। ये ऊपर वाला जो अभी जहाँ पे निराई गुड़ाई हो रही है वो एक हिस्सा वो है, और दूसरा हिस्सा वो देखिए गांव के नीचे की तरफ वहाँ पे झुंगरा बो रखा है। वो कुछ 2 महीने पहले लगभग इस रागी से पहले बो दिया होगा। वहाँ की निराई गुड़ाई हो चुकी है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं हमारी चौथान घाटी। तरह तरह के पेड़ यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को। देखिए, बेड़ू का पेड़ है, एक बहुत ही उम्दा फल बेडू। यह भी मेलू का पेड़ है। अ, मैं समझता हूँ हमारे पहाड़ में जितने भी झाड़ियाँ, पेड़, ये सब होते हैं, ये किसी न किसी काम में दवाई के रूप में काम आते हैं। ये पेड़ है, देखो, भीमल का। इसके पत्ते बहुत लाभदायक होते हैं हमारे जानवरों के लिए। और इसकी जो खाल है वार्क, इससे शैम्पू बनाया जाता है। बहुत अच्छा शैम्पू होता है। देखिए, भीमल का पेड़। ये देखिए, ये जो घास है, ये देखिए, ये वाली, ये इसको कूर्ज कहा जाता है हमारी क्षेत्रीय भाषा में। इसको तोड़ के इसके पत्तों को धूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई पूजा होती है तो इसी के पत्ते शुद्ध माने जाते हैं और धूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो देखो, ये उधर दूसरी फसल बोई हुई है जो 2 महीने पहले वो ये गई थी। एक साइड यह है और अब मैं आपको दूसरी साइड लिए चलता हूँ। देखिए, कुछ खेत, ये देखिए, गांव के पास में ही बंजर पड़े हुए हैं। थोड़ा मैं और आपको आगे लिए चलता हूँ। यहाँ पर भी निराई गुड़ाई हो रखी है। ये अखरोट का पेड़ सामने। देखिए, बंजर खेत।
ये एक बीच में एक धार सी है। ये हमारे गांव का प्राथमिक और जूनियर विद्यालय है। देखिए ये एक धार टाइप की है। आप देख रहे होंगे इसके ओर के खेत अधिकतर जो हैं वो इनमें फसल बोई हुई है ना। और अगर मैं इस धार के आपको दूसरी ओर दिखाऊं तो क्या पाएंगे हम। देखिए बंजर खेत है। देखिए सारे खेत बंजर। देखिए ये वो खेत है, हमारे ही खेत है। यहाँ पर हम पहले मैंने खुद हल चलाया है मेरे परिवार ने। तो देखिए कितने बड़े बड़े ये पेड़ हो गए हैं। पहले से सारे खेत दिखाई देते थे नीचे की तरफ को। देखिए सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? जहाँ तक मेरा मानना है कि यह तो बहुत बुरा है। बहुत रोना आता है देखकर कि जिन खेतों में हमने हल चलाया था, गोबर डाला था, हम पीठ पर लाद के गोबर को लाते थे एक कट्टे में या किसी अन्य चीज़ में, तो वो खेत अब बंजर पड़े हुए हैं, पूरी टोटली बंजर। देखिए कितने अच्छे अच्छे खेत हैं, सारे बंजर। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्यों ऐसा? सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? ग्रामवासी? पलायन? आज से लगभग 20 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। सारे चल रहे थे, सारे खेतों में फसल उगता था। लेकिन आज नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग तो हैं ही, जो कि हम पलायन करके शहरों की ओर जा चुके हैं। लेकिन क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? आपकी क्या राय है? क्या हमने खुशी खुशी यहाँ से पलायन किया? मुझे तो नहीं लगता कि हाँ, हम मजबूरी में यहाँ से गए हुए हैं। कौन चाहता है इतनी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण जहाँ प्रदूषण का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ को छोड़कर कौन जाना चाहता है? पलायन के मुख्य कारण मुझे, जब हमने यहाँ पे पलायन किया, जब मैं बच्चा था 1998 में मैंने 12वीं पास किया अपने इंटर कॉलेज से। तो उसके बाद शहर को जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं था या पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं था। आज डिग्री कॉलेज है बेशक ऊपरे खाल में, लेकिन उस समय नहीं था। तो मजबूरी थी पलायन, हमारे यहाँ से जाना मजबूरी था। और उसके बाद ही लगभग 2010 के आसपास से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ और आज गाँव में बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। धीरे धीरे लोगों ने जैसे जैसे पलायन हुआ, जैसे कि मैं पलायन के कारण पर बात कर रहा था, तो पलायन का पहला कारण तो यहाँ पर रोजगार का ना होना, और नंबर दूसरा शिक्षा। शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत कम है, बहुत डाउन अगर मैं कहूँ तो। है ना। और उसके बाद स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए भी अगर यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ पे नहीं है स्वास्थ्य की। उप स्वास्थ्य केंद्र तो सरकार ने खोले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कमी है दवाइयों की या किसी भी मशीन की, किसी भी जांच करने के लिए वहाँ पर कोई मशीनें नहीं है।
अगर किसी को चोट लगती है तो ब्लड टेस्ट करने के लिए या एक्सरे आदि करने के लिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ब्लड टेस्ट करने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है और एक्सरे करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पढ़ाई के मामले में बच्चे पढ़ते तो हैं, कुछ बच्चे हैं और उनके नंबर भी आते हैं, अच्छे नंबर हैं उनके हिसाब से, लेकिन वो कैसे आते हैं वो उन्हीं को पता है। क्या वे आगे भविष्य में किस तरह सक्सेस होंगे, ये सब उनको पता होता है। ये सब मेरे अपने विचार हैं। ये जो पलायन है ये मजबूरी है, लेकिन सरकार भी कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार है। सरकार ने इस तरह की योजनाएँ चलाई हैं, किसान पेंशन देती है सरकार, लेकिन क्या उन किसानों को जिन्होंने अपने खेतों को बंजर छोड़ा हुआ है, आखिर क्यों? मुझे तो लगता है कि किसान पेंशन केवल उस किसान को मिलनी चाहिए जिसका कोई भी खेत बंजर ना हो। कम से कम जिन खेतों में फसल बोई है, उन खेतों को तो चलाए। क्या ऐसे किसानों को किसान पेंशन मिलनी चाहिए जिनके खेत बंजर हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार की योजना फ्री राशन, क्यों फ्री राशन? फ्री राशन क्यों? जब किसानों के पास खेत हैं तो फ्री राशन क्यों? सब्सिडी दी जाए। फ्री क्यों? फ्री किसी भी चीज़ में फ्री क्यों? अगर इंसानों को हर चीज़ फ्री मिलने लगे तो वो काम क्यों करेगा? आप ही बताइए। क्योंकि यहाँ नॉमिनल खर्चे में ही गुजारा चल जाता है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है चलो होना चाहिए वृद्धावस्था पेंशन। किसान पेंशन भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि गलत है। जो किसान पेंशन सरकार दे रही है, बल्कि उससे अधिक देना चाहिए, वो कम है, बहुत कम है, लेकिन उन लोगों को मिलना चाहिए जो पूरी तरह से अपने खेतों को जिन्होंने चलाएमान रखा है, बंजर नहीं है जिनके खेत। ऐसे किसानों को किसान पेंशन शायद नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपने खेतों को बंजर रखा हुआ है और किसान पेंशन ले रहे हैं। गिन के 4 खेत, 2 खेत हैं उनके जिनमें फसल बोई जा रही है और किसान पेंशन ले रहे हैं। बहुत दुःख होता है ऐसे खेतों को देखकर जिनमें हमने पहले हल चलाया था, खाद के लिए गोबर रखते थे, अच्छी फसल होती थी, तभी तो पुराने लोग इतने ज़्यादा साल जी जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिक जो भोजन होता है वो किया होता। 80, 85, 90, 100 साल तक के लोग आज भी हमारे गाँव में हैं। 80-85 तो नॉर्मल है। 80-85 के 75, 70, 80-85 के लोग तो गाँव में हैं और वो आज भी स्वस्थ हैं, है ना? तो कहीं न कहीं स हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए है और सरकार को देखना चाहिए है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए वो हमारे जंगल हैं, हमारे ये लोग इन जंगलों में आग लगा देते हैं। अगर जंगल में आग लगाएँगे, बोलते हैं कि जंगली जानवर घर तक पहुँच गए हैं, क्यों नहीं पहुँचेंगे वो? अगर आप उनके हमारे घर पे कोई आग लगाएगा तो हमको भी भागना ही पड़ेगा। हम उनके जो रहने का स्थान है जंगल, वहाँ आग लगाएँगे तो वो कहाँ जाएँगे? है ना? तो कहीं न कहीं कौन ज़िम्मेदार है इसका? क्योंकि आने वाला वक़्त तो बहुत क्या बताएँ? जंगल के बीच में जो हमारी पुरानी हमारे दादा परदादाओं की, हमारे पुरखों की ज़मीन थी, जिनको उन्होंने जहाँ हल चलाया था, जहाँ फसल बोई थी, आज ग्रामवासियों ने उन उन ज़मीनों को बेच दिया है। सोचनीय है। क्यों? दुःख होता है बहुत। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो ज़रूर इसकी इसके ज़िम्मेदार हमको ठहराएँगी और हाँ, हैं हम ज़िम्मेदार इसके।
हमारे पूर्वज मूर्ख थे क्या जो उन्होंने जंगलों के बीच में जाके खेती की, इतने दूर दूर खेती की। देखिए जो जो ऊपर लास्ट दिखाई दे रहा है, देखो वहाँ वो पहाड़ियों के बीच में वहाँ पे खेते हैं। हम गाय बकरे के साथ जाते थे कभी वहाँ बचपन में। वहाँ फसल बोई थी हमारे दादा परदादा ने, और आज हम उन खेतों को बेच चुके हैं परदेशियों को। क्यों? भुगतना होगा हमको कहीं ना कहीं, इसका जवाब देना होगा, है ना। एनीवे, दुख है इसलिए ये सारे बातें आ रही हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे गांव का भैरव मंदिर। देखिए भैरव मंदिर है जिसका निर्माण 2024 में ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। यहाँ पर भैरवनाथ माता और वीरों का मंदिर है। थोड़ा ऊपर चलते हैं। भैरवनाथ की जय। अपनी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, दया दृष्टि बनाए रखे। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोचा, क्योंकि यहाँ पर पहले एक थान हुआ करता। थान छोटे छोटे होते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे पत्थरों के बने होते हैं। गाँव में आस्था होती है, लेकिन उस आस्था को और बड़ा कर यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण ग्रामवासियों द्वारा किया गया 2024 में। मैं थोड़ा और आगे लिए चलता हूँ। दो गेट है यहाँ पे, देखिए गेट खोलो। देखो भैरवनाथ के साथ जो वीर होते हैं उनका मंदिर। माता का मंदिर। और यह है भैरवनाथ का मंदिर। तो प्रभु का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, सद्बुद्धि दे, सभी प्रगति करें, यही कामना है। धन्यवाद।